नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है कायर और इस कहानी के रचयिता श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। युवक का नाम केशव था, युवती का प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज के और एक ही कक्षा के विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का युवक था, जात पात के बंधनों के विरोधी। प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी, पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में विश्वास रखने वाली। लेकिन फिर भी दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया था और यह बात सारे कॉलेज में मशहूर थी। केशव ब्राह्मण होकर भी वैश्य कन्या प्रेमा से विवाह करके अपना जीवन सार्थक करना चाहता था। उसे अपने माता पिता की परवाह नहीं थी, कुल मर्यादा का विचार भी उसे स्वांग सा लगता था। उसके लिए सत्य कोई वस्तु थी तो प्रेमा थी, लेकिन प्रेमा के लिए माता पिता और कुल परिवार के आदेश के विरुद्ध एक कदम बढ़ाना भी असंभव था। शाम के समय दोनों एक दिन विक्टोरिया पार्क के एक निर्जन स्थान में आमने सामने हरियाली पर बैठे हुए थे। सैर करने वाले एक एक करके विदा हो गए, लेकिन ये दोनों अभी वहीं बैठे हुए थे। उनमें एक ऐसा प्रसंग छिड़ा हुआ था जो किसी प्रकार समाप्त ही नहीं हो पा रहा था। तब केशव ने झुंझलाकर कहा, प्रेमा, इसका अर्थ है कि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। प्रेमा बोली, शांत हो जाओ केशव, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो। मैं इस विषय को माता पिता के सामने कैसे छेड़ूं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। वे लोग पुरानी रूढ़ियों के भक्त हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात सुनकर मन में जो शंकाएं होंगी उनकी तुम कल्पना कर सकते हो। केशव ने झुंझला कर कहा, तो तुम भी उन्हीं पुरानी रूढ़ियों के गुलाम हो। प्रेमा बोली, नहीं केशव, ऐसी बात नहीं है। मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ, लेकिन माता पिता की इच्छा मेरे लिए और सब चीज़ों से अधिक मान्य है। केशव बोला, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है। प्रेमा बोली, ऐसा ही समझ लो। यह सुनकर केशव गुस्से में बोला, प्रेमा, मैं तो समझता था कि ये ढकोसले मूर्खों के लिए है, परंतु अब मुझे मालूम हो गया है कि तुम जैसी विदुषियाँ भी उनकी पूजा करती हो। जब मैं तुम्हारे लिए संसार को छोड़ने पर तैयार हूँ तो तुमसे भी यही आशा करता हूँ। प्रेमा ने सोचा, मेरी अपनी देह पर क्या अधिकार है। जिन माता पिता ने अपने खून में मेरी सृष्टि की है और अपने स्नेह से पाला है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रेमा दीन भाव से बोली, केशव, क्या प्रेम स्त्री और पुरुष के रूप में ही रह सकता है, मैत्री के रूप में नहीं? मैं तो आत्मा का बंधन समझती हूँ। केशव ने कठोर भाव से कहा, इन दार्शनिक विचारों से तुम तो मुझे पागल ही कर दोगी प्रेमा। बस तुम इतना समझ लो कि मैं निराश होकर जिंदा नहीं रह सकता हूँ। प्रत्यक्षवादी हूँ और कल्पनाओं के संसार में प्रत्यक्ष का आनंद उठाना मेरे लिए असंभव है। यह कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़ लिया। प्रेमा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं केशव, मैं कह चुकी हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम मुझसे यह चीज़ मांगो जिस पर मेरा अधिकार हो। केशव को अगर प्रेमा ने कठोर शब्द कहे होते तो भी उसे इतना दुख ना होता। एक क्षण तक वह मन मारे बैठा रहा, फिर उठकर निराशा भरे स्वर में बोला, ठीक है प्रेमा, जैसी तुम्हारी इच्छा। यह कहकर वह वहाँ से चुपचाप चलता गया। रात का भोजन करके प्रेमा जब अपनी माँ के साथ लेटी तो उसकी आंखों में नींद न थी। केशव ने उसे एक ऐसी बात कह दी थी जो चंचल पानी में पड़ने वाली छाया की तरह उसके दिल में छाई हुई थी। हर पल उसका रूप बदलता था। वह उसे स्थिर नहीं कर सकती थी। माता से इस बारे में कहे तो कैसे कहे, शर्म से मुंह बंद कर देती थी। उसने सोचा, अगर केशव के साथ मेरा विवाह ना हुआ तो उस समय मेरा क्या कर्तव्य होगा। अगर केशव ने कोई उद्दंडता कर डाली तो मेरे लिए संसार में क्या रह जाएगा। इन भांति भांति के विचारों से एक बात जो उसके मन में निश्चित हुई वह यह कि केशव के सिवा वह और किसी से विवाह नहीं करेगी। प्रेमा इन्हीं सोच विचारों में डूबी हुई थी कि तभी उसकी माँ ने कहा, बेटी, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, थोड़ा बहुत घर का काम काज भी कर लिया करो, लेकिन तुझे तो किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। 4 दिन में तू पराए घर जाएगी, कौन जाने कैसा घर मिले। अगर कुछ काम करने की आदत ना रही तो कैसे निभा होगा। प्रेमा बड़ी भोलेपन से बोली, माँ, मैं पराए घर जाऊँ क्यों? माता ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, लड़कियों के लिए यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है। माँ बाप की गोद में पलकर ज्यों ही सयानी हुई दूसरों की हो जाती है। अगर अच्छे लोग मिले
तो जीवन आराम से कट जाएगा, नहीं तो रो धोकर दिन काटना पड़ेगा। सब कुछ भाग्य के अधीन है। अपनी बिरादरी में तो मुझे कोई घर नहीं भाता, कहीं लड़कियों का आदर नहीं, लेकिन करना तो बिरादरी में ही पड़ेगा। ना जाने जात पात का बंधन कब टूटेगा। माँ की बात सुनकर प्रेमा बोली, माँ कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं। उसने कहने को तो कह दिया, लेकिन उसका हृदय कांप रहा था कि माता जी कुछ भांप न जाए। यह सुनकर माता ने विस्मय से पूछा, तो क्या हिंदुओं में ऐसा हुआ है? फिर उसने अपने आप उस प्रश्न का जवाब भी दे दिया, और 2-4 जगह ऐसा हो गया तो उससे क्या। प्रेमा चुपचाप रही और उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसे डर था कि कहीं माता उसका आशय ना समझ जाए। उसका भविष्य एक अंधेरी खाई की तरह उसके सामने मुंह खोले खड़ा हुआ था, मानो उसे निगल ही जाएगा। फिर न जाने उसे कब नींद आ गई, उसे पता ही न चला। अगले दिन प्रातःकाल प्रेमा सोकर उठी तो उसके मन में एक विचित्र साहस का उदय हो गया था। सभी महत्वपूर्ण फैसले हम आकस्मिक रूप से कर लिया करते हैं, मानो कोई देवी शक्ति हमें उनकी ओर खींच ले जाती है। वही हालत प्रेमा की थी। कल तक वे माता पिता के निर्णय को मान्य समझती थी, लेकिन संकट को सामने देखकर उसमें वायु की हिम्मत पैदा हो गई थी। जिसके सामने कोई पर्वत आ गया तो वही मंद वायु प्रबल वेग से पर्वत के मस्तक पर चढ़ जाती है और उसे कुचलती हुई दूसरी तरफ पहुंचती है। प्रेमा मन ही मन सोच रही थी, माना यह देह माता पिता की है, लेकिन आत्मा तो मेरी है। मेरी आत्मा को जो कुछ भुगतना पड़ेगा वह इसी देह से भुगतना पड़ेगा। अब वह इस विषय में संकोच करना अनुचित ही नहीं, घातक समझ रही थी। अपने जीवन को क्यों एक झूठे सम्मान पर बलिदान करे। उसने सोचा, विवाह का आधार अगर प्रेम ना हो तो वह देह का विक्रय है। आत्मसमर्पण क्या बिना प्रेम के भी हो सकता है? इस कल्पना ही से कि ना जाने किस अपरिचित व्यक्ति से उसका विवाह हो जाएगा, उसका हृदय विद्रोह कर उठा। प्रेमा इन्हीं सोच विचारों से खोई हुई थी कि तभी उसके पिता ने बड़े प्रेम से कहा, बेटी प्रेमा, मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल के पास गया था, वे तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। प्रेमा बोली, पिताजी आप तो यूं ही कहा करते हैं। पिता बोले, नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली और उसमें से एक तस्वीर निकालकर प्रेमा को दिखाते हुए कहा, यह लड़का ICS के इम्तिहान में प्रथम आया है, इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। पिता ने इस ढंग से कहा कि प्रेमा उनका आशय समझ सके, लेकिन प्रेमा भांप गई। उसका मन तीर की भांति लक्ष्य पर जा पहुंचा। उसने बिना तस्वीर की ओर देखे ही कहा, नहीं, मैंने तो इसका नाम नहीं सुना। पिता ने बनावटी आश्चर्य से कहा, क्या तुमने इसका नाम नहीं सुना? आज के समाचार पत्र में उसका चित्र और जीवन वृत्तांत छपा हुआ है। प्रेमा ने रुखाई से जवाब दिया, होगा, लेकिन मैं तो उस परीक्षा का कोई महत्व नहीं समझती। मैं तो समझती हूँ जो लोग इस परीक्षा में बैठे हैं वे पल्ले सिरे के स्वार्थी होते हैं। आखिर उनका उद्देश्य इसके सिवा और क्या होता है कि अपने गरीब, निर्धन, दलित भाइयों पर शासन करें और खूब धन संचय करें। यह तो जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है। प्रेमा की इस आपत्ति में जलन थी, अन्याय था, निर्दयता थी। पिता ने समझा था प्रेमा ये बखान सुनकर लट्टू हो जाएगी, लेकिन ये जवाब सुनकर वे तीखे स्वर में बोले, प्रेमा तू तो ऐसी बातें करती रही है जैसे तेरे लिए धन और अधिकार का कोई मूल्य ही नहीं। प्रेमा ने ढिठाई से कहा, हाँ, मैं तो इसका मूल्य नहीं समझती। मैं तो आदमी में त्याग देखती हूँ। मैं ऐसे युवकों को जानती हूँ जिन्हें यह पद जबरदस्ती भी दिया जाए तो स्वीकार नहीं करेंगे। पिता ने मजाकी ढंग से कहा, यह तो आज मैंने कोई नई बात सुनी है। मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। मैं जरा इस लड़के की सूरत तो देखना चाहता हूँ जिसमें इतना त्याग हो। मैं तो उसकी पूजा करूँगा। शायद किसी दूसरे अवसर पर यह शब्द सुनकर प्रेमा लज्जा से सिर झुका लेती, लेकिन इस समय उसकी हालत उस सिपाही की सी थी जिसके पीछे गहरी खाई हो। आगे बढ़ने के सिवा उसके लिए कोई मार्ग न था। अपने आवेश को संयम से दबाती हुई, आंखों में विद्रोह भरे, वे अपने कमरे में गई और केशों के कई चित्रों में से वह एक चित्र चुनकर लाई जो उसकी निगाह में सबसे खराब था। पिता के सामने रख दिया। पिता ने चित्र की उपेक्षा के भाव से देखना चाहा, लेकिन पहली ही नज़र में उन्हें आकर्षित कर लिया। फिर उन्होंने प्रेमा की ओर देखते हुए कहा, यह किसकी तस्वीर है? प्रेमा ने संकोच से सिर झुकाकर कहा, ये मेरी ही क्लास में पढ़ते हैं। पिता ने पूछा, अपनी ही बिरादरी का है? यह सुनते ही
प्रेमा की मुख मुद्रा धूमिल हो गई। इसी प्रश्न के उत्तर पर उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। उसके मन में पछतावा हुआ कि व्यर्थ में इस तस्वीर को यहाँ लाई। उसमें एक क्षण के लिए जो दृढ़ता आई थी वह इस पैने प्रश्न के आगे कातर हो उठी। अब वह दबी आवाज़ में बोली, नहीं पिताजी, वह ब्राह्मण है। यह कहकर वह अपने कमरे से बाहर आ गई और दीवार की आड़ में खड़ी होकर रोने लगी। लाला जी को पहले तो क्रोध आया कि प्रेमा को बुलाकर साफ साफ कह दे कि यह असंभव है। वे इसी गुस्से में दरवाजे तक आए, लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नम्र हो गए। इस युवक के प्रति प्रेमा के मन में क्या भाव थे वह उनसे छिपा ना रहा। वह स्त्री शिक्षा के पूरे समर्थक थे, लेकिन इसके साथ ही कुल मर्यादा की रक्षा भी करना चाहते थे। अपनी ही जाति के सुयोग्य वर्ग के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते थे, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर कुलीन से कुलीन और योग्य से योग्य वर्ग की कल्पना उनके लिए असहाय थी। इतना बड़ा अपमान वे सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन कठोर शब्दों में कहा, आज से कॉलेज जाना बंद कर दो। अगर शिक्षा कुल मर्यादा को डुबोना ही चाहती हो तो कुशिक्षा है। ये कहकर वे अपने कमरे में जाकर विचारों में डूब गए। कुछ दिनों बाद लाला जी ने एक दिन अपनी पत्नी को एकांत में बुलाया और बोले, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है केशव बहुत ही सुशील और प्रतिभाशाली युवक है। मैं समझता हूँ प्रेमा इस शौक में घुट घुट कर प्राण दे देगी। तुमने भी समझाया, मैंने भी समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। ऐसी दशा में हमारे लिए क्या उपाय है? पत्नी चिंतित भाव में बोली, कर तो दोगे, लेकिन रहोगे कहाँ? ना जाने इस कुलच्छनी ने मेरी कोख से कहाँ से जन्म ले लिया। लाला जी बोले, यह तो 1000 बार सुन चुका हूँ, लेकिन कुल मर्यादा के नाम को कहाँ तक रोएं। चिड़िया का पर खोलकर यह आशा करना कि तुम्हारे ही आंगन में फुदकती रहेगी तो भ्रम है। मैंने इस प्रश्न पर ठंडे मन से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। दुनिया हंसती है तो हंसे, लेकिन वह जमाना बहुत जल्द आने वाला है जब ये सभी बंधन टूट जाएंगे। आज भी सैकड़ों विवाह जात पात के बंधनों को तोड़कर हो चुके हैं। अगर विवाह का उद्देश्य स्त्री और पुरुष का सुखमय जीवन है तो हम प्रेमा की उपेक्षा नहीं कर सकते। पत्नी ने क्षुब्ध होकर कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझसे क्यों पूछते हो? लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, मैं इस विवाह के नज़दीक न जाऊंगी, ना कभी इस छोकरी का मुंह देखूंगी। समझ लूंगी कि ये मेरे लिए मर गई है। लाला जी ने पूछा, तो फिर आखिर तुम क्या करने को कहती हो? पत्नी बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम इसी लड़के से इसका विवाह कर दो। इसमें बुराई क्या है? वे 2 साल में सिविल सर्विस पास करके आ जाएगा। कैसों के पास रखा ही क्या है? बहुत होगा किसी दफ्तर का क्लर्क बन जाएगा। लाला जी ने पुनः पूछा, और अगर प्रेमा ने आत्महत्या कर ली तो? पत्नी बोली, आत्महत्या कर ले तो करने दो, तुम तो उसे और सह देते हो। जब उसे ही हमारी परवाह ही नहीं है तो हम उसके लिए अपने नाम को क्यों कलंकित करें? आत्महत्या करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सब धमकी है, मन घोड़ा है। जब तक उसे लगाम ना दो पुट्ठे पर हाथ भी नहीं रखने देगा। जब उसके मन का ये हाल है तो कौन कहे? कैसों के साथ ही जिंदगी भर निवाह करेगी। जिस तरह आज उससे प्रेम है उसी कल दूसरे से भी हो जाएगा। लाला जी ने पत्नी को प्रश्न सूचक दृष्टि से देखकर कहा, और अगर वह कल खुद जाकर कैसों से शादी कर ले तो तुम क्या कर लोगी? फिर तुम्हारी कितनी इज्जत रह जाएगी? वह चाहे संकोचवश या हम लोगों के लिहाज में यूं ही बैठी रहे, पर यदि जिद पर कमर बांध ले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाला जी की पत्नी के ध्यान में ये नहीं आया कि इस समस्या का ऐसा भीषण अंत भी हो सकता है। एक क्षण तक वे अवाक बैठी रह गई, मानो इस आघात ने उसकी बुद्धि की धज्जियाँ उड़ा दी हो। फिर पराभूत होकर बोली, तुम्हें अनोखी ही कल्पनाएं सूझती हैं। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि किसी कुलीन कन्या ने अपनी इच्छा से विवाह किया हो। यह सुनकर लाला जी बोले, तुमने ना सुना हो, लेकिन मैंने सुना है और देखा भी है। ऐसा होना बहुत संभव है। पत्नी बोली, तो जब ऐसा होना है तो इससे तो यही अच्छा है कि हम इसकी प्रबंध करें। जब नाक कटी रही है तो तेज छुरी से क्यों न कटे। कल केशव को बुला कर देखो क्या कहता है। केशव के पिता सरकारी पेंशनर थे और मिजाज के चिड़चिड़े और कृपण थे। धर्म के आडंबरों में ही उनके चित्त की शांति मिलती थी। कल्पना शक्ति का अभाव था, किसी के मनोभाव को सम्मान ना कर सकते थे। वह अब भी संसार में रहते थे जिसमें उन्होंने अपने बचपन और जवानी के दिन काटे थे। नए युग की बढ़ती हुई लहर को वे सर्वनाश कहते थे और कम से कम
अपने घर को दोनों हाथों और दोनों पैसों पर जोर लगाकर उससे बचाए रखना चाहते थे। जब एक दिन प्रेमा के पिता उनके पास पहुँचे और केशव से प्रेमा के विवाह का प्रस्ताव किया तो केशव के पिता अपने आप में मना रह सके और बोले, आपने भांग तो नहीं खा रखी है? इस तरह का संबंध और चाहे जो कुछ हो, विवाह नहीं हो सकता। लगता है आपको भी नए जमाने की हवा लग गई है। यह सुनकर प्रेमा के पिता ने नम्रता से कहा, पंडित जी, मैं खुद भी ऐसा संबंध नहीं पसंद करता। इस बारे में मेरे भी वही विचार है जो आपके हैं, लेकिन बात ऐसे ही आ पड़ी है कि मुझे विवश होकर आपकी सेवा में आना पड़ा। आजकल के लड़के और लड़कियां कितनी स्वेच्छाधारी हो गए हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। हम बूढ़े लोगों के लिए अब अपने सिद्धांतों की रक्षा करना कठिन हो गया है। मुझे भय है कि कहीं वे दोनों निराश होकर अपनी जान पर न खेल जाएं। यह सुनकर पंडित जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गरज कर बोले, यह आप क्या कह रहे हैं साहब? आपको शर्म नहीं आती? हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी कुलीन। ब्राह्मण कितने भी पतित हो गए हों, इतने मर्यादा शून्य नहीं हुए हैं कि बनिए बक्कालों की लड़की से शादी करते फिरें। जिस दिन कुलीन ब्राह्मणों में लड़कियां ना रहेंगी, उस दिन समस्या उपस्थित हो सकती है। मैं कहता हूँ, आपको मुझसे ये बात कहने की हिम्मत कैसे हो गई? लाला जी जितने ही दबते थे, पंडित जी उतना ही बिगड़ते थे। यहाँ तक कि लाला जी अपना अपमान ज़्यादा ना सह सके और अपनी तकदीर को कोसते हुए वहाँ से चलते बने। उनके जाते ही केशव कॉलेज से आया। पंडित जी ने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और क्रोधित होकर बोले, केशव, मैंने सुना है कि तुमने किसी बनिए की लड़की से विवाह करने का निश्चय कर लिया है। क्या ये खबर सही है? केशव ने अनजान बनकर पूछा। आपसे किसने कहा पिताजी? पंडित जी बोले, किसी ने भी कहा हो, लेकिन मैं पूछता हूँ ये बात सही है या नहीं। अगर सही है और तुमने अपनी मर्यादा को डुबाना निश्चित कर लिया है तो उसे तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम ये अनीति करके मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। केशव पिता के स्वभाव से परिचित था। प्रेमा से उसे प्रेम था। वे गुप्त रूप से प्रेमा से विवाह कर लेना चाहता था। बाप हमेशा तो बैठे नहीं रहेंगे। माता के स्नेह पर उसे विश्वास था। उस प्रेम की तरंग में वह सारे कष्टों को झेलने के लिए तैयार मालूम पड़ता था। लेकिन जैसे कोई कायर सिपाही बंदूक के सामने जाकर हिम्मत खो बैठता है और कदम पीछे हटा लेता है, वही दशा केशव की हुई। वह साधारण युवकों की तरह सिद्धांतों के लिए बड़े बड़े तर्क कर सकता था। जबान से उसने अपनी भक्ति की दुहाई दे सकता था, लेकिन उसके लिए यातनाएं झेलने की समर्थता उसमें ना थी। अगर वह अपनी जिद पर अड़ा और पिता ने भी अपनी टेक रखी तो उसका कहाँ ठिकाना लगेगा। उसका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। उसने दबी जुबान में कहा, जिसने आपसे ये कहा है वह सरासर झूठ बोल रहा है। यह सुनकर पंडित जी बोले, तो यह खबर बिल्कुल गलत है? केशव बोला, जी पिताजी, बिल्कुल गलत। तब पंडित जी बोले, अगर ऐसी ही बात है तो तुम आज ही इसी वक्त वनिये को खत लिख दो और याद रखो कि अगर इस तरह की झूठी चर्चा फिर उठी तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु हो जाऊंगा। जाओ जल्दी करो। इधर दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम पर पत्र लिखा। प्रिय केशव, तुम्हारे पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ जो अनिष्ट और अपमानजनक व्यवहार किया है उसका हाल सुनकर मेरे मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है। शायद उन्होंने तुम्हें भी डांट फटकार लगाई होगी। ऐसी दशा में मैं तुम्हारा निश्चय सुनने के लिए विकल हो रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर तरह का कष्ट झेलने को तैयार हूँ। आज शाम को यहीं आकर भोजन करो। मेरे पापा और मम्मी दोनों तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं वह स्वप्न देखने में मगन हूँ जब हम दोनों उस सूत्र में बंध जाएंगे जो टूटना नहीं जानता, जो बड़ी बड़ी विपत्ति में भी अटूट रहता है। तुम्हारी प्रेमा। शाम तक प्रेमा के पत्र का कोई जवाब नहीं आया। उसके माता पिता बार बार पूछते थे, केशव नहीं आया? वे द्वार की ओर आंख लगाए बैठे थे। यहाँ तक कि रात के 9 बज गए, लेकिन ना तो केशव ही आया और ना ही उसका पत्र। प्रेमा के मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। कदाचित उन्हें पत्र लिखने का अवकाश न मिला होगा, या आज आने में फुर्सत न मिली होगी। कल अवश्य आ जाएगा। केशव ने पहले उसके पास जो प्रेम पत्र लिखे थे उन सब को उसने फिर पढ़ा। उनके एक एक शब्द में कितना अनुराग टपक रहा था, उनमें कितना कंपन था, कितनी विकलता, कितनी तीव्र आकांक्षा। फिर उसे केशव के वे वाक्य याद आ गए जो उसने सैकड़ों बार कहे थे। कितनी बार वह उसके सामने रोया था। इतने प्रमाणों के होते हुए निराशा के लिए कहाँ स्थान था।
लेकिन फिर भी सारी रात उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहा। प्रातःकाल केशव का जवाब आया। प्रेमा ने अपने कांपते हुए हाथों से पत्र को पढ़ा। पढ़ते ही पत्र हाथ से गिर गया। मालूम हुआ मानो उसके शरीर का रक्त स्थिर हो गया हो। लिखा था, प्रेमा, मैं बड़े धर्म संकट में हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। मैंने इस समस्या पर काफ़ी ठंडे दिमाग से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वर्तमान दशाओं में मेरे लिए पिताजी की आज्ञा की उपेक्षा करना दुस्साह है। मुझे कायर मत समझना, मैं स्वार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं उन पर विजय पाने की शक्ति मुझमें नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। इस समय मैंने उन बाधाओं की कल्पना ना की थी। प्रेमा ने एक गहरी सांस ली और उस पत्र को फाड़ कर फेंक दिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जिस केशव को उसने अपने अंतःकरण से वर लिया था वह इतना निष्ठुर हो जाएगा, इसकी उसे रत्ती भर भी आशंका ना थी। ऐसा मालूम पड़ा मानो जब तक वे कोई सुनहला सपना देख रही थी, लेकिन आँख खुलने पर वह सब कुछ अदृश्य हो गया। जीवन में जब आशा ही लुप्त हो गई, तब अंधकार के सिवा और क्या रहा। अपने हृदय की सारी संपत्ति लगाकर उसने एक नाव लदवाई थी। वह नाव जलमग्न हो गई। अब दूसरी नाव कौन कहाँ से लदवाए। अगर वह नाव टूटी है तो उसके साथ ही वे भी डूब जाएगी। माता ने पूछा, क्या केशव का पत्र है? प्रेमा बोली, हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके सिवा वे और क्या कहे। केशव की निष्ठुरता और बेवफाई का समाचार कहकर लज्जित होने का साहस उसमें नहीं था। पूरा दिन वह घर के काम धंधों में लगी रही, मानो उसे कोई फिक्र ही ना हो। रात को उसने भोजन बनाया और सबको खिलाकर खुद भी भोजन किया और काफ़ी देर तक हारमोनियम पर गाती रही। लेकिन सवेरा हुआ तो कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। प्रभात की सुनहरी किरणें उसके पीले मुख का जीवन की आभा प्रदान कर रही थी। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी ख़त्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो आप मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।